तब जय हिंद साथियों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम डे पे आपका स्वागत है। मैं सुमित कुमार। जैसे कि हम लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी 2023 के लिए, उसी क्रम में हम आज भारतीय इतिहास जो पैट का सिलेबस में है उसको शुरू करने वाले हैं। और जो इसमें भारत का इतिहास है दो पार्ट में डिवाइड है। एक है भारत का इतिहास और दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय इतिहास का जो टॉपिक है उसका जो सब टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता, आज हम उसकी थ्योरी कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता। अब सिंधु घाटी की सभ्यता, सबसे पहले हम देखते हैं इसका काल निर्धारण कि कब से कब तक ये सभ्यता विद्यमान रही। तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता विद्यमान रही। और क्या बताते हैं कि 400 से 500 वर्ष तक ये लगभग अपनी परिपक्व अवस्था में रही। और जो नई शोध हुई है अभी नवीन शोध के अनुसार ये सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी है। तो और इसके अन्य नाम, जो इस सभ्यता के अन्य नाम है वो है हड़प्पा सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, कांस्य सभ्यता और तुम्हारी सरस्वती सभ्यता। अब ये हड़प्पा सभ्यता ये नाम कैसे पड़ा? हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इस पूरी सभ्यता के जितने भी स्थल प्राप्त हुए हैं सबसे पहले जो है हड़प्पा स्थल ही प्राप्त हुआ है, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। तो उसी के नाम पे इसका नाम हमने हड़प्पा सभ्यता रखा, क्योंकि सबसे पहला जो स्थल मिला है उसी के नाम पे इसका नाम हड़प्पा सभ्यता हो गया। और प्रथम नगरीय सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो साक्ष्य हमें मिले हैं उसमें बड़े बड़े भवन, नगर, उस तरह के नियोजन मिले हैं, तो उस हिसाब से हम इसको बोलते हैं ये नगरीय सभ्यता भी थी। ठीक है। तो कांस्य सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कांस्य के ढेर, गलाने की भट्टियाँ, ये सब चीज़ें मिली हैं और कांस्य के उपकरण मिले हैं, तो इस हिसाब से इसको बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। और सरस्वती सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सरस्वती नदी अब लुप्त हो चुकी है उसी के किनारे आसपास ही विकसित थी, तो इसलिए इसको सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं इसका हम फिजिकल भौतिक विस्तार, मतलब ये कहाँ किस क्षेत्र में फैली हुई थी, कहाँ से कहाँ तक, कितनी लंबाई चौड़ाई में। तो इसकी जो उत्तरी सीमा है मांडा, एक जगह है जम्मू कश्मीर में मांडा, उत्तरी सीमा है इसकी मांडा में। ठीक। और जो पश्चिमी सीमा है वो बलूचिस्तान, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, सुत कागेडोर, ये इसकी पश्चिमी सीमा हो गई। ठीक। और जो इसकी पूर्वी सीमा है ये उत्तर प्रदेश में, हमारे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। और जो इसकी दक्षिणी सीमा है वो है दैमाबाद, महाराष्ट्र में दैमाबाद। अब बात कर लेते हैं कि इनकी लंबाई। पश्चिम से पूर्व में इसका विस्तार था 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण विस्तार है 1100 किलोमीटर, यानी कि इसका पश्चिम से पूर्व में विस्तार ज़्यादा था अपेक्षाकृत उत्तर से दक्षिण में। ठीक। चलिए देखते हैं सिंधु सभ्यता के अभी तक हमें जो ज्ञात स्थल हैं ये कोई एग्जैक्ट नहीं होते हैं, मतलब लगभग 2800 स्थल हमें प्राप्त हो गए हैं सिंधु सभ्यता के। और जो सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम पता जिसने लगाया, मतलब खोज करना एक अलग बात है, पता करना अलग बात है, और उत्खनन कराना एक अलग बात है। तो जिसका जो पता सर्वप्रथम लगाया वो चार्ल्स मैसन, एक अंग्रेज थे, चार्ल्स मैसन ने 1826 में। और इसका हमें पता कैसे चला? एक इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1842 में, एक पुस्तक प्रकाशित हुई 1842 में, उसमें उस पुस्तक में इन्होंने उसका जिक्र करा, तब हमें चलता है पता कि हाँ चार्ल्स मैसन ने 1826 में इसकी खोज कर ली थी। मगर सर्वप्रथम इस सभ्यता के स्थलों की खुदाई की गई थी, वे थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जिसमें हड़प्पा की खुदाई की थी दयाराम साहनी ने 1921 में और मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी राखालदास बनर्जी ने 1922 में। और जो हमारी ये सिंधु सभ्यता थी, अब नए नए जो जहाँ से कंकाल मिले हैं, जैसे कि मोहनजोदड़ो से हमें सर्वाधिक कंकाल मिले हैं, है ना। जब सर्वाधिक कंकाल मिले तो उन कंकालों का जो ऑब्जर्वेशन किया गया, उन पर जो रिसर्च की गई है, उसके बाद हमें पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता में 4 तरह की प्रजातियां निवास करती थी, और जिनके नाम हैं भूमध्य सागरीय प्रजाति, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, अल्पाइन और मंगोलाइड। और इन चारों प्रजातियों में भूमध्य सागरीय लोग सबसे ज़्यादा थे। ठीक है, ये याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता में 4 तरह की प्रजातियां पाई जाती थी, और उन 4 प्रजातियों में भी जो पहले नंबर है ना, ये भूमध्य सागरीय प्रजाति, ये इनकी संख्या सर्वाधिक थी। और ऐसा हमें कैसे चला पता? मोहनजोदड़ो से काफ़ी संख्या में कंकाल मिले हैं, अब साइंटिस्टों ने उनका ऑब्जर्वेशन किया, सब कुछ किया, उसके बाद हमें पता चला कि ये लोग सबसे ज़्यादा थे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं सिंधु घाटी की, इसको नगरीय सभ्यता तो बोल ही रहे हैं ना, तो इसका नगर नियोजन किस तरह का था, अब हमें ये देखना है।
तो सबसे पहली बात तो ये नगरीय सभ्यता थी, हाँ बिल्कुल। और एक अच्छा था इसमें नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली। सोच के देखो उस टाइम पे भी लोगों को इतना पता था, उस सभ्यता के लोगों को, कि जल निकासी जो अब हमारे यहाँ नाला नाली बनते हैं, हम बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम, उस टाइम पे भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, उनको ड्रेनेज की जानकारी थी, ठीक है। और सड़कें जो थी एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, मतलब लंबवत एक दूसरे को चौराहे पे आके, ठीक है। और जो नगर थे इसके जो मैक्सिमम स्थल मिले हैं, उनमें जो नगर थे 2 भागों में विभक्त थे, मतलब 2 भागों में डिवाइड थे। एक प्रथम भाग था जो ऊंचा बना हुआ था, जिसमें शासक वर्ग निवास करते थे, ठीक है, राजा मंत्री ये वो। और दूसरे भाग में नगर, दूसरा भाग जो था वो नगर था, जो आवास क्षेत्र था, जहाँ पे आम जनता, पब्लिक, व्यापारी ये लोग निवास करते थे, इसीलिए वो बड़े होते थे, ठीक है। चलिए, और इसमें क्या है, कालीबंगा एक जगह है और रंगपुरा एक जगह है। उन दोनों को छोड़ के, इन दोनों स्थलों को छोड़ के सभी जगह पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया, और केवल यही 2 ऐसे हैं जहाँ पे कच्ची ईंटों का इस्तेमाल किया गया। ये याद रखने वाली बात है, ये पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में 4 ऑप्शन दे देंगे, कहाँ कहाँ पर कच्ची ईंट का प्रयोग किया गया, कहाँ पर पक्की ईंट का प्रयोग किया। तो ये 2 हैं, तो इनको अच्छे से याद रखना, कालीबंगा व रंगपुरा। इनको छोड़कर सभी में पक्की ईंट थी, यानी कि इन दोनों में बस कच्ची ईंट का प्रयोग किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। और ये अक्सर पूछा गया है बहुत एग्जामों में, हो सकता है आगे भी पूछा जाए। विशाल स्नानागार, बहुत बड़ा जलाशय नहाने का, वो कहाँ पे मिला है, मोहनजोदड़ो, ये याद रखिए, ये भी याद रखना, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ी इमारत हमें मिली है वो है अन्नागार, जो हड़प्पा स्थल से मिली है हमें, ये सबसे बड़ी इमारत है इसकी, ठीक। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर होते थे ना, घर जैसा आज भी आप लोग देखते हैं कि घरों की खिड़कियां जो है गलियों में खुलती हैं, मेन सड़क पे नहीं खुलती हैं, तो उसमें भी ऐसा ही था कि घरों की खिड़कियां मुख्य सड़क पर ना खुलकर गलियों में खुलते थे। एक लोथल ऐसा स्थान है जो गुजरात में है, और लोथल एक इनका बंदरगाह भी था, सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था लोथल। मगर वो अपवाद है कि उसके दरवाजे और खिड़कियां गली में ना खुल के मुख्य सड़क पर खुलते थे, ठीक है। तो ये याद रखना कि लोथल ही एक अपवाद है जिसके दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क पर खुलते थे, ना कि गलियों में। बाकी और जितने भी स्थल मिले हैं उन सब में दरवाजे और खिड़कियां जो थी वो गली में खुलते थे, ठीक है। और जो भवनों के ऐसा ये भी पूछ सकते हैं कि भवनों के निर्माण में जो ईंटें लगती थी ना, उनकी जो डायमेंशन थी, माप 4:2:1, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, 4 जो भी उनका माप होता होगा, 4:2:1 के अनुपात में उनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई थी, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, जो उत्खनन हुआ है अभी तक, प्रमुख स्थल। ऐसे तो मैं आपको बता चुका हूँ कि 2800 स्थल लगभग हम खोज कर चुके हैं, मगर इतने बताना संभव नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम एग्जामों में पूछे जाते हैं, वो स्थल हम आज चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। हड़प्पा, ये हड़प्पा सबसे पहला स्थल खोजा गया था, हड़प्पा, इसी के नाम पे इसका नाम हड़प्पा भी सभ्यता भी है। तो ये हड़प्पा स्थल जो है, ये सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में इसकी खोज की थी। मगर जब 1921 में इन्होंने खोज की थी, तो एक मैं एक्स्ट्रा बात बताता हूँ आपको, जो हमारा भारतीय पुरातत्व विभाग था, उसके जो उस टाइम पे वर्तमान अध्यक्ष थे वो थे सर जॉन मार्शल, ये भी याद रखना। हड़प्पा सभ्यता 1921, हड़प्पा स्थल 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया, और उस टाइम हमारे जो थे, क्या नाम, पुरातत्व विभाग के जो अध्यक्ष थे वो थे सर जॉन मार्शल ना, ये भी पूछ सकते हैं, याद रखना। और हड़प्पा को एक विद्वान है स्टुअर्ट पिगट, एक मिस्टेक है, पिंगल नहीं है, पिगट है। इन्होंने हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर की संज्ञा दी है। ये पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल को अर्ध औद्योगिक नगर की संज्ञा दी गई है, हड़प्पा। या ये पूछ सकते हैं किस विद्वान ने हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा है, तो वो है स्टुअर्ट पिगट, ये याद रखना है, ठीक है। और हड़प्पा में, जहाँ पे हड़प्पा स्थल है, उसमें क्या है कि नगर की रक्षा के लिए पहले बहुत आक्रमण, इधर उधर की चीजें होती रहती थी, तो उसकी रक्षा के लिए पश्चिम में एक दुर्ग का निर्माण किया गया था, किला, ठीक है, जहाँ से पूरे हड़प्पा स्थल को देख रेख करते थे सिपाही सैनिक जो भी थे। तो पश्चिम में एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। और नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। इन्होंने 1922 में, इसकी खोज 1922 ईस्वी में रायकलदास बनरसी द्वारा की गई थी, ठीक है। और मोहनजोदड़ो, इसका जो सिंधी भाषा में नाम होगा ना, मोहनजोदड़ो, इसका नाम होगा सिंधी भाषा में मृतकों का टिल्ला। मोहनजोदड़ो, मृतकों का टिल्ला। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मृतकों का टिल्ला किस स्थल का नाम है, मोहनजोदड़ो, ये आपको याद रखना है। और मोहनजोदड़ो में जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, हमें उससे पता चलता है कि वहाँ की जो राजनीतिक सिस्टम था, जो भी था, वहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। यानी कि वहाँ कोई राजा वगैरह इस तरह से नहीं था, वहाँ पर जनतंत्रात्मक, जैसे कि अब हम देखते हैं इस तरह का सिस्टम था, ठीक है। सिंधु नदी के तट पर वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित कांस्य की एक नर्तकी की मूर्ति पाई गई है। ये मोहनजोदड़ो जो है, ये सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था,
और अभी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। और मोहनजोदड़ो से ही हमें कांसे की बनी हुई ना नृत्यांगना, नाचने की मुद्रा में स्त्री की हमें मूर्ति मिली है, ठीक है, ये याद रखना। कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ पाई गई है? मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है इस टाइम? पाकिस्तान में, ठीक है। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। एक है, यह है चंदहुदड़ो, चंदहुदड़ो, ठीक है, थोड़ा ये मिस्टेक है, चंदहुदड़ो है ये। इसकी इस स्थल की खोज 1934 ईस्वी में एन गोपाल मंजूम द्वारा इसकी खोज की गई थी। और उत्खनन जो किया गया था इसका अर्नेस्ट मैके द्वारा 1935 ईस्वी में। खोज करना और उत्खनन करना ये दोनों अलग चीज़ें। खोज किसने की? इस तरह सवाल पूछे जाते हैं। खोज किसने की चंदहुदड़ो की? एन गोपाल मंजूमदार। किसने की? किस सन में? 1934 में। और इसमें उत्खनन किसने करवाया? अर्नेस्ट मैके ने 1935 में, ठीक है, ये याद रखना। और ये चंदहुदड़ो जो है ना, एकमात्र ऐसा स्थल है, बस सारे स्थलों में जितने भी है ना, एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से बकराकार ईंटें मिली हैं, बकराकार, ठीक है। और चंदहुदड़ो में जैसे मैं बता रहा था आपको, पश्चिम में एक दुर्ग का निर्माण होता था, एक दुर्ग बनाते थे। इस स्थल पर किसी दुर्ग का कोई अस्तित्व नहीं मिला है, मतलब जो इसकी साइट है चंदहुदड़ो, यहाँ पे कोई भी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्थल, लोथल। ये लोथल है, इसकी खोज 1955 में एस.आर. राव के द्वारा की गई थी, एस.आर. राव। और ये लोथल, ये पूछ लेते हैं कि ये जो स्थल है ना, किस नदी के किनारे स्थित है, किसने खोज की, यहाँ से क्या मिला, इसके अलावा और क्या पूछेंगे। तो इसकी खोज की थी 1955 में एस.आर. राव द्वारा। और ये कहाँ पे? गुजरात में स्थित है और भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और ये लोथल एक प्रमुख बंदरगाह भी था, प्रमुख बंदरगाह। और इस बंदरगाह से पश्चिमी एशिया से व्यापार होता था, मिस्र से, पश्चिमी एशिया से, यहाँ से हम व्यापार करते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा स्थल है राखी गढ़ी। ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। पूछ लेते हैं कि ये राखी गढ़ी निम्न कहाँ किस राज्य में स्थित है? हरियाणा। जब मैच करने के लिए दे देंगे, 4 स्थल देंगे, आगे राज्यों के नाम देंगे कि भाई इनको मैच करके बताओ किस तरह से। तो याद रखना राखी गढ़ी कहाँ पे? हरियाणा में है, ठीक है। और इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2012 में ना 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड होता है जो, उसके द्वारा एशिया के 10 ऐसे स्थल जो पुरातत्व स्थल हैं जिनके नष्ट हो जाने का खतरा है, उसमें शामिल किया गया राखी गढ़ी को, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कि राखी गढ़ी 2012 में किया गया। किसमें किया गया? 10 ऐसे एशिया के स्थल, विश्व के नहीं है, एशिया के, जो जिनका नष्ट होने का खतरा है, राखी गढ़ी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा ये याद रखना, ये राजस्थान में है और घग्गर नदी के तट पर, राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। 1951 में इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, खोज किसने की, उत्खनन किसने करवाया, किस नदी के तट पर है और किस राज्य में है, और जो जिस नदी के तट पर है अब उन नदी का नाम क्या है वर्तमान में, ये सब चीज़ें मैं आगे बताऊंगा आपको, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और इसका उत्खनन खोज अमलानंद घोष द्वारा की गई, देखो। और इसका उत्खनन 1921 में वी.वी. लाल और बी.के. थापर, ये दो हैं, थोड़ा वी.के. थापर और बी.वी. लाल है, ये थोड़ी मिस्टेक है। इसका उत्खनन क्या है 1961 में बी.वी. लाल और बी.के. थापर के निर्देशन में, ठीक है। और खोज की थी अमलानंद घोष ने। और यहाँ पे कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, मतलब वहाँ पर खेती बाड़ी की साक्ष्य हमें मिले हैं, जुते हुए खेत की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बनावली। इसकी खोज 1993 में आर.एस. बिष्ट द्वारा की गई थी, ठीक है। ये हरियाणा में स्थित है, ये भी याद रखना है। बनावली कहाँ पे है? राखी गढ़ी हरियाणा, बनावली हरियाणा, कालीबंगा राजस्थान, धोलावीरा गुजरात, हड़प्पा पाकिस्तान, और तुम्हारा मोहनजोदड़ो वो भी पाकिस्तान, ठीक है, ये याद रखना। बनावली इसकी खोज 1993 में आर.एस. बिष्ट द्वारा की गई थी। और ये कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में स्थित है ना। और ये स्थान एक ऐसा स्थान है बनावली, और कि यहाँ से ना हड़प्पा से पूर्व, मतलब हड़प्पा सभ्यता से पहले की बातें और हड़प्पा सभ्यता के बाद की, और हड़प्पा की भी, यहाँ से दोनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखो, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन, यानी हड़प्पा के टाइम के और हड़प्पा से पहले जो अवशेष प्राप्त हुए वो कहाँ से? बनावली से। इंपोर्टेंट है, याद रखना है। और यहाँ पे बनावली में जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, जल निकासी की सुविधा थी, मगर ये साइट ऐसी है कि यहाँ पे जल निकासी का अभाव पाया गया है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो थोड़ी अलग हटके है। देखो, सब में लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या है कि भाई वहाँ पे सड़कें समकोण पे काटती थी, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था, ये वो है ना, मगर यहाँ पे जल निकासी का अभाव था। तो ये पूछ सकते हैं भाई ऐसे कौन सा स्थल है इनमें से जिनमें जल निकासी का अभाव पाया जाता था? बनावली, ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ से हमें क्या मिला है? जो मिली है और मिट्टी का बना हल मिला है, ठीक है, बनावली से जो और मिट्टी का बना हल। ऐसा तो काफ़ी सारी चीज़ें मिली है जो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ और मैं आगे ही बताऊँगा आपको भी, ठीक है। चलिए धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पे है? ये गुजरात में है, ठीक है। 1967 ईस्वी में जे.पी. जोशी द्वारा इसकी खोज की गई थी। कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है।
हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम, मतलब यहाँ पे धोलावीरा जो है वही एकमात्र स्थल ऐसा है जहाँ से ना खेलने का मैदान मिला है, मतलब स्टेडियम जिसको बोलते हैं हम अंग्रेजी में स्टेडियम है, खेलने का मैदान कहाँ से मिला है, धोलावीरा से, ठीक है। और हड़प्पा लिपि में हमारी 64 चिन्ह है, ठीक है, जो उसके 10 बड़े चिन्ह हैं, हड़प्पा लिपि के 10 बड़े चिन्ह धोलावीरा से वहीं से प्राप्त हुए हैं। धोलावीरा से जो हमें शिलालेख मिले हैं उन्हीं से ये 10 बड़े चिन्ह हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे किस स्थल से हमें क्या क्या चीजें मिली है, इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखो, अब एक आप कहीं से भी पढ़ना, एक किताब पढ़ो, दो पढ़ो, ये जो भी चीजें मिलती है ना, ये बहुत सारी चीजें, कहाँ तक आदमी को याद करेगा, मगर फिर भी जो इंपॉर्टेंट होती है हम आपको वो बताने वाले हैं, जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। जैसे हड़प्पा स्थल था, है ना, हड़प्पा, वहाँ से हमें क्या क्या मिला है, कब्रिस्तान R37, ये नाम है इसका, ये नाम है इसका, कब्रिस्तान R37, ठीक है। समाधान पेटिका, जहाँ पे हम समाधान करते थे, शंख का बना बैल, एक स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, एक कब्रिस्तान R37 ये, और स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा। तो हड़प्पा सभ्यता में इसको लोग क्या बोलते थे, उर्वरता की देवी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। गेहूं व जौ के दाने, अन्नागार, ये इंपॉर्टेंट है, अन्नागार। और आपको मैंने बताया था अन्नागार कहाँ से है, हड़प्पा में है, और अन्नागार ही हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, अन्नागार, ठीक है, हाँ इंपॉर्टेंट है। स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य, सीपी का पैमाना इत्यादि, चलो ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, अन्नागार, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, और कब्रिस्तान R37, ठीक। चलिए देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो बड़ा स्नानागार, बृहद स्नानागार, ये मोहनजोदड़ो में मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। मातृ देवी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ये इंपॉर्टेंट है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ठीक है। राज मुद्रांक, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, सूती कपड़ा, ये इंपॉर्टेंट है, सूती कपड़ा। हाथी का कपाल खंड, गीली मिट्टी, ये भी इंपॉर्टेंट है, गीली मिट्टी एग्जाम में पूछी गई है, गीली मिट्टी कहाँ से मिली है, गीली मिट्टी के दिए, सॉरी, हाँ। गले हुए तांबे के ढेर, ये इंपॉर्टेंट है। सीपी की बनी हुई पटरी, कुंभकारों के 6 भट्टों के अवशेष, मिट्टी का तराजू, और ये सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य है, मोहनजोदड़ो, ये भी इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। चलिए अब देखते हैं चंदोद लोग। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसमें इंपॉर्टेंट है बकराकार ईंटें, क्योंकि अकेला ऐसा स्थल है जहाँ से हमें बकराकार ईंटें मिली हैं चंदोदड़ो से, तो ये इंपॉर्टेंट है बकराकार ईंट, ठीक है। अलंकृत हाथी, ये इंपॉर्टेंट है बकराकार ईंट, अलंकृत हाथी, कंघा, लिपस्टिक, 4 पहियों वाली गाड़ी, और मनके इत्यादि, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है, देखो इंपॉर्टेंट तो पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, मगर जो है मैं आपको पता चल रहा हूँ। कालीबंगा, ठीक है, नेक्स्ट है कालीबंगा। तो यहां से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं, ठीक है। जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से, इंपॉर्टेंट है, जुटे हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले, कालीबंगा से, ठीक है। कांच व मिट्टी की चूड़ियाँ, कांच और मिट्टी की चूड़ियाँ मिली है। सिलबट्टा, जो गांव में होता था घरों में, अब तो शायद बहुत कम घरों में होगा, सिलबट्टा। सूती कपड़े की छाप, मड़िक्य एवं मिट्टी के मनके, बेलनाकार मोहरे, मिट्टी के खिलौने, और प्रतीकात्मक समाधियाँ, जैसे कि आज भी होती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं लोथल। लोथल ये गुजरात में है, और एक बंदरगाह भी है, ठीक है, जो मैं आपको बताया था कि इससे व्यापार होता था, ठीक है। और ऐसे क्या मिला है, धान और बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। फारस की मोहर, इससे चलता है पता लोथल से, कि तभी तो मैं बोल रहा था कि इससे विदेशों से भी व्यापार होता था, क्योंकि फारस की मोहर मिली है। अब किसी दूसरे देश की जगह की मोहर मिलने का मतलब क्या, यानी क्या होता है, ट्रेडिंग करते होंगे, तभी तो मोहर मिली है। 3 युगल समाधियाँ मिली, ये इंपॉर्टेंट है, 3 युगल समाधियाँ, ठीक है। धान की भुस्सी, मनका, उद्योग के साक्ष्य, तांबे का कुत्ता, छोटा दिशा मापक यंत्र इत्यादि, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता चलूँगा, बाकी पढ़ना सभी पड़ेगा। नेक्स्ट है सुरकोटदा, सुरकोटदा, ठीक है, यहाँ से मिली है घोड़े की अस्थि, ये इंपॉर्टेंट है, घोड़े की अस्थि यहाँ कहाँ से मिली है, सुरकोटदा से, ठीक है। और एक विशेष प्रकार का कब्रगाह मिला है। नेक्स्ट है बनावली, हल्की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने, जो तांबे के बाण आदि बनावली से मिले हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे जो एग्जाम में यहाँ सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, तो मुझे लगा यही बता देना चाहिए। जैसे कि हड़प्पा है स्थल, ठीक है, और ये किस नदी के किनारे पे स्थित है,
किसने इसका उत्खनन किया और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। वैसे हम ये कर चुके हैं मगर फिर भी एक जगह मिल जाएगा, ये रिवीजन के लिए आसानी रहेगी। ठीक है, हड़प्पा स्थल है जैसे, ठीक है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है ये, रावी नदी के किनारे, ये पूछा जाता है, रावी नदी के किनारे। और इसके उत्खननकर्ता कौन है, दयाराम साहनी, माधव स्वरूप बस आदि। और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, हड़प्पा में बता चुका था आपको, पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। ठीक है, और दूसरा स्थल है हमारा मोहनजोदड़ो, ये किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। और किसने इसकी खोज की थी, राखेल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में। ठीक है, और ये कहाँ पे इस टाइम, सिंध प्रांत का लड़काना जिला, पाकिस्तान। याद रखना, ये पूछ सकता है इसमें कुछ भी कि वर्तमान स्थिति का क्या है, किसने खोज की, कौन सी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और नेक्स्ट है चनहुदड़ो, ये भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज करता है अर्नेस्ट मैके। ठीक है, ये कहाँ पे है, सिंधु प्रांत, पाकिस्तान। नेक्स्ट है कालीगंगा, घग्गर नदी के किनारे, इंपोर्टेंट है ये, कालीगंगा घग्गर नदी के किनारे। और इसके कौन थे उत्खननकर्ता, खोजकर्ता, बीबी लाल और बीके थापर। ठीक है, और ये कहाँ पे है, राजस्थान। भाई इतना याद करने की जरूरत नहीं कि हनुमानगढ़ जिला, भाई इतना पता होना चाहिए किस स्टेट में है, राजस्थान में है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारी कोट दीजी, ये भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज करता फजल अहमद खां। ठीक है, ये कहाँ पे, कोट दीजी भी पाकिस्तान का सिंध प्रांत। ये याद रखना कि पाकिस्तान, ये पूछ सकते हैं भारत में कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन देंगे तो आपको पता होगा कि कोट दीजी पाकिस्तान में, इस तरह से याद रखना है। एक है रंगपुरा, एक भादर नदी के किनारे स्थित है, कौन सी नदी, भादर नदी। इसने खोज की SR राव ने, और ये कहाँ पे स्थित है, गुजरात। अहमदाबाद, ये याद करनी जरूरत नहीं कौन सा जिला ये, कोई नहीं पूछता, कोई स्टेट पीसीएस होता गुजरात का तब पूछ लेंगे भाई कौन सी लेना। बाकी ये हमारा यूपी का एग्जाम है, नॉर्मल हमें क्या पता होना चाहिए कौन से स्टेट में है, गुजरात। फिर है रोपड़, सतलज नदी के किनारे, और इसके खोज उत्खननकर्ता कौन है, यज्ञदत्त शर्मा। अरे कहाँ पे है, रोपड़ नाम से ही पता चल रहा है, पंजाब जिला, पंजाब में। फिर नेक्स्ट है हमारा लोथल, ये किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे, तो इसकी खोज यज्ञ लोथल, इसकी खोज करता कौन है, SR राव। ठीक है, ये कहाँ पे है, गुजरात। नेक्स्ट है आलमगीरपुर, ये कहाँ पे है, हिंडन नदी के किनारे, हिंडन, ये गाजियाबाद से निकल जाती है, उसी साइड में है, मेरठ के आसपास, हिंडन नदी। खोज करता यज्ञदत्त शर्मा, और ये कहाँ पे, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जो उत्तर प्रदेश में और यूपी का एग्जाम दोगे तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी है वो तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे कि आलमगीरपुर, हिंडन नदी, यूपी का है, यूपी का एग्जाम है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सुतकागेडोर, ये कौन सी नदी के किनारे, दास्क नदी के किनारे। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी अभी, सुतकागेडोर में क्या मिला था, घोड़े की अस्थियां। ठीक है, और इसकी खोज किसने किया, ऑरेल स्टेइन ने, ऑरेल स्टेइन ने। अरे कहाँ पे है, पाकिस्तान के मकराना में, समुद्र तट के किनारे। ये ऐसा पूछ सकते हैं कि ऑप्शन देखेगी निम्नलिखित में से कौन सा स्थल समुद्र तट के किनारे स्थित है। अब देखो एक अकेला सुतकागेडोर ही है जो समुद्र तट के किनारे है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक बनावली, ये किस नदी के किनारे है, सरस्वती नदी के, कहाँ पे है, हरियाणा में। बट अब ये सरस्वती नदी इस टाइम लुप्त हो चुकी है। ठीक है, मगर उस टाइम पे जब भी थी ये सरस्वती नदी के किनारे। इसके खोजकर्ता कौन है, RS बिष्ट, और कहाँ पे है ये, हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट है धौलावीरा, और इसका धौलावीरा ये किसी नदी के किनारे नहीं है, इसके खोजकर्ता JP जोशी और RS बिष्ट है, और कहाँ पे है ये, गुजरात का कच्छ जिला। ठीक, तो ये आपको याद रखने हैं, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, किस नदी के किनारे है, कहाँ पर है, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, ये सब, और किसने खोज की। ठीक है, चलिए अब हम बात करने वाले हैं, सभ्यता थी तो उसकी कुछ लिपि भी होगी, मैं बातचीत करने का कुछ तरीका होगा उनका, किसी को संबोधित करने का, बोलने का, लिख के देने का, तो वो किस तरह का था, हड़प्पा लिपि हम वो देखने वाले हैं। हड़प्पा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, हड़प्पा लिपि में 64 मूल चिन्ह थे। ये पूछ सकते हैं भाई हड़प्पा लिपि में कितने चिन्ह थे, तो आपको याद रखना है 64। कितने, 64। ठीक है, मगर अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा चुका है, पढ़ा नहीं गया है अभी तक, इसको पढ़ा नहीं गया है। और इस लिपि को बोलते हैं पिक्टोग्राफ, यानी कि इनकी लिपि जो थी वो लिखने की बजाय वो चित्रात्मक थी, चित्र के माध्यम से एक दूसरे को लिख के संबोधित जो भी करते थे, चित्रात्मक, अंग्रेजी में बोलते हैं पिक्टोग्राफ। और ये जैसे हम लिखते हैं ना वैसे नहीं थी, ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, है ना। जब वर्तमान हम जो लिखते हैं उसका उल्टा, एकदम अपोजिट। ठीक है, तो इसमें याद क्या रखना है कि ये अभी तक पढ़ी नहीं गई है, इसकी लिपि चित्रात्मक थी और इसमें 64 मूल चिन्ह थे, और ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। हमें ये चीज़ें इसकी याद रखनी है बस। ठीक है, अब ऐसे इस पद्धति को बूस्ट्रोफडन भी कहा जाता है। चलो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर फिर भी याद रखना, बूस्ट्रोफडन आ जाता है तो याद रहेगा। और जब मैंने आपको बताया कि ये चित्रात्मक लिपि थी, तो इसमें कुछ वर्ड या कुछ चित्र जो भी इस्तेमाल होते थे, सबसे ज़्यादा यू आकार और मछली के चित्र, सबसे ज़्यादा इस लिपि में यू आकार और मछली के चित्र। ये पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा निम्नलिखित में से किसका, इस लिपि में किस चीज़ का ज़्यादा उपयोग हुआ है, तो यू आकार का और मछली के चित्र का। ठीक है,
अब हम इसके बारे में अब हम बात करेंगे इसका सामाजिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, आर्थिक, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सामाजिक जीवन, ठीक है, तो समाज की इकाई परंपरागत तौर पर परिवार थी, यानी कि हड़प्पा वासी जो थे उनके सामाजिक जीवन में जो सबसे छोटी इकाई थी ना वो परिवार था। परिवार के बाद गांव बनता होगा, उसके बाद शहर, यानी कि परिवार सबसे छोटी इकाई क्या थी, परिवार, ठीक है। और मातृ देवी की पूजा के हमें साक्ष्य मिले हैं जगह जगह पर, ठीक है, उनकी, तो उससे हमें पता चलता संभवतः हड़प्पा जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक था, पितृ सत्तात्मक नहीं था, मातृ सत्तात्मक, क्योंकि हमें मातृ देवी की पूजा के साक्ष्य मिले हैं, तो इससे विद्वानों को लगा कि संभवतः ये मातृ सत्तात्मक परिवार था, ठीक। देखिए, और स्त्री व पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे, जैसे वर्तमान में रहता है ना कि स्त्रियां ही आभूषण पहनती है, मगर हड़प्पावासी स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे, ठीक है। ऊनी और सूती वस्त्र दोनों का प्रयोग होता था। सोचो अब से 5000 साल पहले, और नवीन सोच के अनुसार तो 8000 साल पुरानी है। हमारे हड़प्पावासी कितने विकसित थे कि उस टाइम भी सूती और ऊनी प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे, बताओ, ठीक है। और भोजन में जैसे कि आजकल है शाकाहार भी खाते हैं लोग, मांसाहार भी खाते हैं, तो वो भी भैया शाकाहार और मांसाहार दोनों शामिल था उनके भोजन में, ठीक है। और कुछ मनोरंजन भी करते होंगे, ऐसा तो है नहीं, तो मनोरंजन के लिए अब जब लैपटॉप मोबाइल तो थे नहीं, तो चौपड़ पासा या जानवरों की लड़ाई, इस तरह के खेलों से अपना मनोरंजन करते थे, ठीक। और अंत्येष्टि में जैसे अब दाह संस्कार होता है ना, हाँ, पूर्ण समाधिकरण सर्वाधिक प्रचलित था। अब पूर्ण समाधिकरण क्यों प्रचलित था, इसका भी कारण था। अब उससे लगता था, उनको लगता था हड़प्पा वासियों को कि भाई पुनर्जन्म होता है आदमी का, तो उनको लगता था कि हम इसका पूर्ण ऐसे का ऐसे ही समाधि दिला देंगे तो क्या पता बाद में चिंता हो जाए, पुनर्जन्म, ठीक है। मगर पूर्ण समाधिकरण सर्वाधिक प्रचलित था, मगर ऐसा नहीं था कि उसमें और तरह से भी दाह संस्कार होता था, जैसे कि आंशिक समाधिकरण, ठीक है, या फिर पूरा ही दाह संस्कार कर दिया, मगर ज्यादातर जो होता था वो पूर्ण समाधिकरण प्रचलित था, ठीक है। और दास प्रथा का भी पता चलता है, एक डीलर विद्वान है, उन्होंने बताया कि हाँ कि दास प्रथा को भी स्वीकार किया गया है। आर्थिक जीवन के बारे में देखते हैं। हड़प्पावासी जो थे कृषि और व्यापार दोनों ही क्षेत्र में थे, क्योंकि जो खेत के साक्ष्य भी मिले हैं, जौ भी मिली है, और धान भी मिला है। और हमने आपको बताया था लोथल बंदरगाह था, अब फारस की मुद्रा मिली है, तो हमारा दूसरे देशों से व्यापार भी होता था। तो यानी कि ये कृषि तथा व्यापार दोनों में संलिप्त थे। और व्यापार कहाँ से, विदेश से भी होता था, जैसे मिस्र से, मध्य एशिया से, मेसोपोटामिया से, यहाँ से भी व्यापार होता था, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे इसके प्रमुख बंदरगाह आ सकते हैं ये कि भाई निम्न में से कौन हड़प्पा का बंदरगाह नहीं है, किसी और का, साउथ का कोई बता देंगे भी, तो आपको ये याद होने चाहिए, ज़्यादा भी नहीं है। लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा, प्रभास पाटन, ये 4 है, ये आप याद करना, इनको पक्के से अच्छे से याद रखना, ठीक है। और माप तोल का भी कुछ हिसाब होगा उनका, तो माप की दशमलव प्रणाली और नाप तोल की इकाई 16 के गुणांक में होती थी, ठीक है, ये याद रखना। दशमलव प्रणाली और इकाई क्या थी माप तोल की, 16 के गुणांक में, 16, 32, 48, 64, ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जो कपास होता है ना, कपास पैदा करने का श्रेय जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही जाता है, जो कपास आज होता है। और जो उनका प्रमुख खाद्यान्न था खाने में, वो था क्या था, गेहूं और जौ, ठीक है। और हाँ, इस जौ को वैदिक काल में यव भी कहते हैं, याद रखना, ऐसे बता दे रहा हूँ, जौ को क्या बोलते हैं, यव, इंपोर्टेंट है, ये आया हुआ है 2 बार एग्जाम में, ठीक है। और कृषि के कार्य के हेतु पत्थर और कांसे के औजारों का प्रयोग किया जाता था। पत्थर और कांसा आप जानते हैं कि एलॉय है, टिन और तांबा मिला के बनती है, तो सोचो उस टाइम पे भी वही जानते थे, मेटलर्जी भी जानते थे, कांसा मिल रहा है यानी कि टिन और तांबा मिलाना जानते थे, और तांबे के गले हुए ढेर भी मिले हैं, है ना, मैंने आपको बताया था, ठीक है। धार्मिक जीवन के बारे में बात करते हैं। हड़प्पावासी जो थे ईश्वर की पूजा तीनों रूप में करते थे, आदमी के रूप में भी करते थे, वृक्ष के रूप में भी करते थे, पशु के रूप में भी करते थे। जैसा आदमी के रूप में और वृक्ष के रूप में पीपल देवता की पूजा करना, पशु के रूप में गाय की, और जो भी, ठीक है। और जादू टोने में विश्वास रखते थे, ये जादू टोने में, ठीक है। बलि प्रथा के भी साक्ष्य मिले हैं, ये याद रखना है कि धार्मिक जीवन में क्या था, ये जो पूजा करते थे ईश्वर की, मानव, वृक्ष, पशु तीनों रूप में करते थे, जादू टोने में विश्वास रखते थे, बलि प्रथा प्रचलित थी, उसके साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और जो देवताओं में जिनकी पूजा करते थे, मातृ देवी, रुद्र देवता, इनको पशुपतिनाथ भी बोलते हैं, पशुपतिनाथ, लिंग योनि की पूजा, अग्नि और स्वास्तिक आदि की पूजा करते थे, ठीक है। हाँ, और सूर्य पूजा भी होती थी। पुनर्जन्म में विश्वास था, मैं आपको बताया, तभी आंशिक समाधि, पूर्ण समाधिकरण करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास होने की वजह से, ठीक है। और एक चीज और है कि जो हम मूर्ति पूजा प्रचलित है आजकल, ये इसका श्रेय सैंधव सभ्यता के लोगों को ही जाता है। हाँ, मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः सैंधव सभ्यता से ही हुआ है, ठीक। अब जब सभ्यता है कोई
पनपती है, फिर अपनी परिपक्व अवस्था में आती है, मगर वो हमेशा नहीं रहती, उसका पतन भी होता है। तो इसके भी पतन के कुछ कारण रहे होंगे। तो जो है इसकी उत्पत्ति की तरह ही पतन के लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं था। काफ़ी सारे विद्वान हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई अपने हिसाब से कुछ बताता है, मगर कोई एक कारण नहीं हो सकता ना। किसी चीज़ का इतनी बड़ी सभ्यता एकदम से कैसे डिमोलिश हो जाएगी? काफ़ी कारण रहे होंगे और क्रमिक रूप से इसका पतन हुआ होगा। एक साथ तो हुआ नहीं होगा एक रात में, एक साल में, धीरे 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 अपने निचले स्तर पर आई होगी। इसका क्रमिक पतन हुआ तथा यह नगरीय सभ्यता से ग्रामीण सभ्यता में पहुंच गई। ठीक है, याद रखना। अब जो मैं आपको बोल रहा था पतन, विभिन्न विद्वान है ये पूछ लेते हैं भाई कि किस तरह से ये बताओ। तो पतनों से संबंधित विद्वान है जैसे गार्डन, चाइल्ड और व्हीलर। इन्होंने कहा है कि सिंधु सभ्यता का पतन जो हुआ है बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण से, कि आर्य आए, उन्होंने बाहर से आके आक्रमण किया तो यहाँ के लोगों का विनाश, मतलब इस सभ्यता का विनाश किया। ठीक है। और जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और SR राव ये बोलते हैं कि ये बाढ़ से हुआ है, कि बाढ़ आ गई थी, बहुत तगड़ी बाढ़ आई, बाढ़ में सब कुछ बर्बाद हो गया और इस सभ्यता नष्ट हो गई। ठीक है। और नेक्स्ट विद्वान है RL स्टाइन, अमलानंद घोष, ये कहते हैं जलवायु परिवर्तन और क्लाइमेट चेंज, उसकी वजह से सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ। ठीक है। एक है SR साहनी, ये कहते हैं भूतात्विक परिवर्तन, जल प्लावन, मतलब भूतात्विक परिवर्तन और जल प्लावन मतलब बाढ़ आ गई, जल पानी में डूब गई, इस वजह से इसका पतन हुआ। एक है जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल, ये कहते हैं प्रशासनिक शिथिलता, यानी कि जो उनका मैनेजमेंट था वो बहुत सुस्त हो गया होगा या इस तरह की बातें बताते हैं। KUR कैनेडी, ये बोलते हैं प्राकृतिक आपदा, जैसे पहले इतना वो तो था नहीं था कि अब गए एकदम से जाकर दवाई ले ली, कि मलेरिया हो गया होगा, कोई महामारी फैल गई होगी, इससे उसका पतन हो गया होगा। ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, ज़्यादा नहीं है। देखो इससे पूछ सकते हैं कि भाई गार्डन, चाइल्ड एवं व्हीलर के अनुसार ये बाढ़ से सभ्यता का अंत हो, किसने बोला, जलवायु परिवर्तन से किसने बोला, या मैचिंग में आ सकते हैं। ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे भाई सभ्यता थी, इससे हमने क्या सीखा या इसकी देन क्या है। हाँ, क्या क्या चीज प्रचलित थी, जैसे दशमलव पद्धति पर आधारित मापतोल प्रणाली, ये सिंधु सभ्यता की देन है। ठीक है। नगर नियोजन, मैंने आपको बताया था, सड़कें समकोण पर, जल निकासी का पूरा प्रबंध था और खिड़कियां यहाँ खुल रही है वहाँ खुल रही है, मतलब उस तरह से। तो ये नगर नियोजन। सड़कें एवं नालियों की व्यवस्था, बहुदेववाद का प्रचलन, यानी कि किसी एक देवता की पूजा नहीं करते थे, बहुत सारे, जैसे मैं बताया इंद्र, रुद्र, पशुपतिनाथ, ये वो काफी मानव के रूप में भी और वृक्ष के रूप में भी, पशु जानवर के रूप में भी ये सबकी पूजा करते थे, इसलिए बोल रहे हैं इसको बहुदेववाद का प्रचलन। ठीक है। मातृ देवी की पूजा, साक्ष्य मिले हैं मातृ देवी की पूजा की। प्रकृति पूजा बताया था आपको, शिव पूजा, वही पशुपतिनाथ पूजा। लिंग योनि की पूजा। योग का प्रचलन, देखो कितनी बड़ी बात, योग का प्रचलन भी सैन्य सभ्यता की देन है, ये इंपॉर्टेंट है, योग का प्रचलन सैन्य सभ्यता की देन। दशमलव पद्धति, योग का प्रचलन, बहुदेववाद और तुम्हारा मातृ देवी की पूजा और लिंग योनि की पूजा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जल का धार्मिक महत्व बताओ, उनको तब से चला रहा है, जल का धार्मिक महत्व पे जानते थे। स्वास्तिक, चक्र आदि के प्रतीकों के रूप में, अरे ये स्वास्तिक और चक्र है ना, ये जो मैं बताया नहीं, स्वास्तिक और चक्र है, ये सूर्य पूजा के प्रतीक है, ये याद रखना। आप पूछ सकते हैं सूर्य, निम्न में से सूर्य पूजा का प्रतीक कौन सा है? स्वास्तिक और चक्र, ये सूर्य पूजा के प्रतीक थे। ठीक है। ताबीज, तंत्र मंत्र का प्रयोग, आभूषणों का प्रयोग, बहुफसली कृषि व्यवस्था, अग्नि पूजा या यज्ञ, मुहूर्तों का उपयोग, इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार, व्यापार तो करते थे, मैं आपको बताया, भारत से, मध्य एशिया से, फारस से, यहाँ से। ठीक है। सैंधव सभ्यता की जो सबसे प्रमुख देन है वो है नगरीय जीवन के क्षेत्र में, यानी कि ये नगरीय सभ्यता थी। पूर्ण विकसित नगरीय जीवन का सूत्रपात इसी सभ्यता से हुआ है, हालांकि नगरीय सभ्यता का सूत्रपात हुआ है हड़प्पा सभ्यता से। तो ये था। ठीक है। आज के क्लास में जितने भी क्वेश्चन यूपी SSSC पैट 2023 के लिए होंगे, वो जितना हो सकता था वो सब कवर किया गया है, और जो भी इसके क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट आए हुए एग्जामों में या जो बन सकते हैं, वो मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास में लेकर के आऊँगा। और ये हमारा छोटा सा प्रयास था, और आपको कैसा लगा बताना, और आपको अगर इसकी PDF किसी भी क्लास की चाहिए हो तो कमेंट में बताना। ठीक है। धन्यवाद।